हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी शादी 7 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली। उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहागरात का टाइम आया, वे सातों बारी बारी से मेरे साथ सुहागरात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल मैं एक ऐसे परिवार और समाज में पैदा हुई जहाँ पर घर के सभी भाइयों की सिर्फ एक ही दुल्हन होती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊ जी और चाचा जी सभी की पत्नी थी। मैं 10 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 5 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे पांचों भाइयों की शादी थी, भाभी सिर्फ एक। उस समय मुझे इस सब की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसी भी कोई प्रथा होती है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 5 भाभियाँ आएंगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे पांचों दूल्हों भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 4 भाभियाँ कहाँ हैं। खैर, मैं इस सब को भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी और अगर थोड़ी बहुत होती तो वो सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहाँ गई। जब उनकी यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की ही शादी है, तो फिर दूल्हे 3 कैसे हैं। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की ये एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सबको शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसे भी हो ये सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत पर निर्भर करता है कि उसके ससुराल में ज़्यादा भाई ना हो। मेरी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बातें चलने लगीं। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसीलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी, आखिर होना वही था जो घर वाले चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भैया आए और कहने लगे कि अंजू का रिश्ता तय कर दिया गया है, बहुत अच्छा खानदान है और ज़मीन भी अच्छी आती है। लड़के 7 भाई हैं। ये सुनते मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। 7 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज को कोस रही थी, आखिर ये प्रथा किसने और क्यों बनाई है। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किए कि किसी भी तरह ये शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में भी यही लिखा हुआ था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो ये सब झेल रहे हैं। शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी।
आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतजार रहता है। लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, ना कि साथ का। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के लिए स्वागत की तैयारी में। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ ये चिंता सताए जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब। फिर मेरी इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों के शोर ने बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजा के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पे ले जाया गया। वहाँ 7 दूल्हे बैठे थे। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 7 ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरे के लिए उन 7 को सोफे के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए। फिर हम 8 की शादी संपन्न हुई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ थीं। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब से उन 7 के साथ तुम्हारा ससार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी ये सब बातें मुझे अंदर से झकझोर कर रही थी। मैं चाह कर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाह कर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे सब लोग मेरे ही चर्चे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का मुझ पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहाँ बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहागरात बनाई और चले गए। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ सुहागरात मनाई। ऐसा करते करते मेरे 7 पतियों ने मेरे साथ सुहागरात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम में लगा दिया। रात भर का दर्द मुझे काम करने में अड़चन पैदा कर रहा था, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वो लोग मेरे जिस्म को नोचते और दिन में मैं घर का काम मेरी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूँगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात कर मेरी सास को बोला कि हमारी अंजू बहुत कमज़ोर है, वो एक साथ 7 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करके उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे 7 पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह हर पति को हर हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी।
क्योंकि अब रोजाना सिर्फ एक पति ही मुझसे संबंध बनाता था। लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वो मुझे समझाते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो वे मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वो ही थे जो मुझे अपने मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छुएं, लेकिन उनकी और मेरी एक नहीं चलती थी। आखिर उनकी भी पत्नी थी मैं। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझसे कहा कि तुम उमेश यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और बहुत दर्द भरा संबंध बनाया। मैं दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरा उमेश के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वो भी मुझे मार पीट का शिकार बनाने लगते। उमेश को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारे क्या करते। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरा भतीजा हुआ है, तो मुझे वहाँ बुलाया गया है। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें उमेश छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात उमेश की बारी थी। मेरे कमरे में आने की रात होते ही उमेश मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी। तभी उमेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उमेश कहने लगे कि देखो अंजू, मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती है, और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा से सिर्फ एक पति का सपना देखा है और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी उमेश ने मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। उमेश की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जागी कि शायद अब मुझे कोई ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए उमेश के साथ निकल पड़ी। तभी उमेश के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो उमेश को वहाँ जाना पड़ा। तभी उमेश ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस पर बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। तभी प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। शाम का समय हुआ। मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया, तो उन्होंने कहा, क्या हुआ जी, आपने आज अंजू को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, अंजू को तो सुबह ही बस में बैठा दिया था। फिर उमेश के आने के बाद मेरा ससुर ने उमेश से कहा कि अंजू अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है क्या? तुमने उसे सही से बस में नहीं बैठाया था क्या? तभी उमेश ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बैठा के आया था। अब उमेश भी बहुत घबरा गए कि आखिर अंजू गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा उमेश दुखी थे कि आखिर मैं कहाँ गई। 2 दिन बाद वो मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गई थी।
मेरी कोई खबर ना लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी अंजू की लाश उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर मिली। पत्थर से बार किया हुआ था, जिसकी वजह से अंजू की पूरी बॉडी कुचली हुई सी थी। सब लोगों ने अंजू की बॉडी उसके कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि आखिर अंजू को मारा किसने? जब अंजू गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने इसे लूट कर मारने का इरादा समझ लिया। कुछ दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे, लेकिन अंजू को भुलाना उमेश के लिए मुश्किल था। वह अंजू की याद में दिन रात रहता। एक रात उमेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। उमेश ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की पिछली तरफ गया जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने देखा कि अंजू के ससुर जमीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया जब मैंने देखा कि वो वही गहने थे जो उस दिन अंजू पहनकर घर से गई थी। उमेश को सारा माजरा समझ में आ गया था, लेकिन वो ये सोचकर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। उमेश ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें कह डाली। अंजू के ससुर उमेश को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के खौफ से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उमेश और अंजू की सारी बातें सुन ली थी कि ये लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे। अभी मैंने बाकी के 6 बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी। इसी डर से अंजू का पीछा करने लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमियों की मदद से अंजू को मरवा दिया ताकि वो उमेश के साथ भाग ना पाए। और मैंने गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच जाएं। पुलिस अब अंजू के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। उमेश की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे कि ये कैसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं और अगर वो खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जीने से मार दिया जाता है। उमेश अपनी पूरी ज़िंदगी अंजू की यादों में समर्पित कर चुका था। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाई